नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम संविधान को पढ़ रहे हैं और आज हम प्रस्तावना की शुरुआत कर रहे हैं। क्या है संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि किताबों में नहीं दिए रहते लेकिन मस्तिष्क के अंदर ऐसे प्रश्न उठते हैं और उनका उत्तर हमें नहीं मिल पाता है, तो उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तावना इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। किसी भी प्रस्तावना से आप देखेंगे, कोई भी अधिनियम पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, प्रस्तावना में हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, ये हमें पता चलता है कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है कि, और इससे ये भी पता चला है प्रस्तावना का उद्देश्य ही पता नहीं चलता है, इससे हमें उस अधिनियम, उस एक्ट, उस नियम, उस दस्तावेज के बारे में जो भी उद्देश्य है वो भी पता चल रहा होता है। कहने का मतलब है कि संविधान का क्या उद्देश्य है वो हमें संविधान की प्रस्तावना से पता चलेगा। किसी भी अधिनियम, दस्तावेज का विस्तार कितना है, कहां कहां वो लागू होगा, वो पता चलता है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारत, इस तरह आप अधिनियम पढ़ोगे, पुराने अधिनियम पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। हालांकि अब किसी एक्ट में जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ा जाता, वो वहां भी लागू है। तीसरा, लागू होने की तिथि क्या रहेगी अधिनियम की। इन तीन चीजों का जिक्र हमें प्रस्तावना से पता चल रहा होता है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से और भी बातें पता चल रही होती है, उनके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना की नींव कैसे पड़ रही है, उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रस्तावना का जिक्र था, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1919 में उसकी खुद की प्रस्तावना थी, जिसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स, उत्तरदायी शासन बनाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। और एक बड़ी कमजोरी ये भी थी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जो कि बेहद खूबसूरत अधिनियम था, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण की पहली बार बात की गई, जिसमें अनुसूचियां भी थी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कमी थी भारत शासन अधिनियम में, वो ये थी कि उसमें खुद की प्रस्तावना नहीं थी। उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रस्तावना का जिक्र किया गया था, और भारत शासन 1919 की जो प्रस्तावना थी उसमें स्वतंत्रता का जिक्र नहीं था। तो इस बात से हम क्लियर करते हैं कि वो बेहद खूबसूरत था, लेकिन स्वतंत्रता का जिक्र भारत शासन अधिनियम 1935 में ना होने के कारण वो सबसे बड़ी कमी भी रखता था। क्लियर है। आइए, तो प्रस्तावना, ये 13 दिसंबर 1946 की बात है। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक करती है। इसके बाद 10 दिसंबर को दूसरी बैठक, 11 दिसंबर को तीसरी बैठक, 12 दिसंबर को चौथी बैठक, और 13 दिसंबर को संविधान सभा की पांचवी बैठक होती है। ये बात थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कई अध्यापक, कई किताबों में ऐसा दिया हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आप बेहद और निश्चित रूप से याद रखिएगा कि वो फैक्ट जो आपको किताबों में दिए हैं अथवा जो आपको अध्यापक ने पढ़ा दिए हैं वो गलत हैं। भारत की जो संसद है उसका एक वेबसाइट है, वहां जाकर के संविधान सभा के जो भी दस्तावेज पड़े हुए हैं बैठकों के, वहां आप इसके बारे में सटीक जानकारी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बैठक 9 दिसंबर को भी होती है, 11 को भी होती है, 12 को भी होती है, और 13 को तो है ही। क्लियर है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पांचवी बैठक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं। उस प्रस्ताव में संविधान के उद्देश्यों का वर्णन था कि संविधान क्या क्या और कैसे कैसे रहेगा।
क्योंकि उस समय जब 13 दिसंबर 1946 था तो कई देसी राजे महाराजाओं से जो प्रतिनिधि चुनकर आने थे, जो मनोनयन होकर के आने थे, वो संविधान सभा में तब तक नहीं आ पाए थे। मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर ही रही थी। तो इस बात को मुद्दा बना करके एम.आर. जयकर, मुकुंदराव जयकर तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का उस समय पारित होने का विरोध किया, उस समय स्वीकार करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई अभी मनोनीत होने वाले सदस्य संविधान सभा में आए नहीं है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर रही है, तो हम किस तरह इनको लागू कर लें, किस तरह हम संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लें, जब तक हमारे यहाँ पूरे प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि एम.आर. जयकर, मुकुंदराव जयकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे और ये तो एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे ही, दलित नेता कह सकते हैं उस समय का इन्हें, लेकिन राष्ट्र नेता भी थे और दोनों ही कानून के विशेष जानकार थे। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो सीट थी जैसलमेर पाकिस्तान में चली जाती है भारत विभाजन के बाद में, तो उस समय एम.आर. जयकर साहब की सीट खाली कराई जाती है और बॉम्बे से फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इनकी ही सीट पर निर्वाचित होकर के संविधान सभा में भेजा जाता है। क्लियर। इसके बाद में देखो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को तो पास नहीं हो पाया, उसका विरोध एम.आर. जयकर साहब और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कर रहे। 22 जनवरी 1947 का, जिसमें नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। अर्थात स्वीकार करने का मतलब है कि हमारी जो वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। कथन कारण में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाने पर तथा वर्तमान संविधान सभा का उसी वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का उसी उद्देश्य पर आधारित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। संविधान सभा के एक सदस्य थे मोहनलाल सक्सेना, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद संविधान सभा में पढ़ा था। कहने का मतलब है मोहनलाल सक्सेना जो कि संविधान सभा के एक सदस्य थे, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद पढ़ा था। आइए, चूंकि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, 22 नहीं 13 दिसंबर को लागू होने के समय, तो उसको विरोध जो है वो एम.आर. जयकर साहब तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कर रहे थे। लेकिन प्रश्न ये है कि संविधान सभा द्वारा वर्तमान प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। अर्थात वर्तमान में जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसको स्वीकार 17 अक्टूबर 1949 को किया गया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा संविधान है आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है, लेकिन प्रस्तावना कब से लागू होती है, तो ध्यान रखना जब 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, जैसे हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी वर्तमान में बना रहे हैं वर्ष 2015 से, तो याद रखिएगा कि वहां केवल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, प्रस्तावना लागू नहीं हुई थी। प्रस्तावना कब लागू हुई, तो 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू की जाती है। क्लियर है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें 2 निर्णय आए हैं। एक था बैरूवादी वाद 1960, जिसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा निर्णय दिया था। इसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के निर्णय में
संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ केवल बैरूवाद है और यहाँ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, यानी कि यहाँ पर बनाम केरल राज्य लिखा गया है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर बनाम वर्सेस में कुछ है ही नहीं। तो ये कैसा हुआ, ये कैसे संभव है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बैरूवाद के बाद किसी बनाम का शब्द का उल्लेख नहीं है। उसका ये है कि जो बैरूवादी वाद है, ये राष्ट्रपति की सलाह का निर्णय था, यानी कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी थी कि क्या प्रस्तावना का भाग है या नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया सलाह मांगने पर, वो दिया था बैरूवादी वाद में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रश्न घुमा करके आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो बताइए राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था। तो ध्यान रखना, जब सलाह मांगी गई थी तब निर्णय था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ सलाह मांगी गई है। जबकि ये एक विवाद था केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में, क्योंकि केरल राज्य में आपको पता है और पिछली वीडियो में बताया कि जो केशवानंद भारती जी मठाधीश थे और इन्होंने केरल के भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी थी। तब यहाँ निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है और संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन ना हो, ये भी कहा गया। क्लियर है, याद आया होगा। क्योंकि जब ये निर्णय दे दिया तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया तो कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए थे। योजक शब्द कितने जोड़े गए, तो योजक शब्द 1 जोड़ा गया था जो और था। क्लियर है। वो 3 शब्द कौन से थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। क्या समाजवादी शब्द पहले संविधान में नहीं था, यही जोड़ा गया। क्या पंथनिरपेक्ष शब्द पहले नहीं था मूल संविधान में, क्या इसी प्रस्तावना में या इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अखंडता शब्द पहले था या नहीं था, या केवल इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब प्रस्तावना को पढ़ा रहे होंगे। फिलहाल हम प्रस्तावना की भूमिका अदा कर रहे हैं। क्या कह रही, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। और 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था, लेकिन आजकल प्रश्न घुमाकर पूछे जाने लगे हैं लागू कब हुआ, तो 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू किया जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं, मूल प्रस्तावना में कुल कितने शब्द थे। मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे। वर्तमान में कितने हैं, तो 85 तो थी। 3 सार्थक शब्द जोड़े गए, 3 सार्थक शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एक निरर्थक या योजक शब्द जोड़ा गया, तो आप देखेंगे कि 89 शब्द वर्तमान में प्रस्तावना में है। आप देखेंगे प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। 4 नाम हैं, क्योंकि प्रश्न आजकल कथन कारण या कई स्टेटमेंट्स दे देता है, उसके बाद पूछता है बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है या इनमें से कौन सा गलत है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां हमें थोड़ी डिटेल, थोड़ी विस्तार जानकारी होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के एक सदस्य थे एच.वी. कामत, जिन्होंने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा था। और गोविंद मालवीय जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। यानी कि एच.वी. कामत साहब संविधान सभा में कह रहे हैं कि क्यों ना प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ा जाए, और उसी में हाँ मिलाते हुए अर्थात समर्थन करते हुए गोविंद मालवीय जी साहब भी इस बात को कह रहे हैं। संविधान सभा के एक सदस्य थे रोहिणी कुमार, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर शब्द रोहिणी कुमार संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा था। ऐसे ही शिवबन लाल सक्सेना एक संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने प्रस्तावना में शिवबन लाल सक्सेना साहब ने प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़े जाने का प्रस्ताव रखा था। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बने रहिए साथ, अगली वीडियो में हम प्रस्तावना की महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।